हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं वेब आर्किटेक्चर पर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है वेब आर्किटेक्चर। देखिए, वेब आर्किटेक्चर जो है बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड डिजाइन है, वेब बेस्ड सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर्ड डिजाइन जो कि वेब पर बेस्ड है। बेसिकली ये सिस्टम हमें बताता है कि क्लाइंट जो है हमारा वो सर्वर से किस तरीके से कम्युनिकेशन करेगा। ठीक है, इसके साथ ही डेटा कैसे स्टोर होगा, डेटा जितना भी होता है हमारा वो किस तरीके से स्टोर होगा, वो ही डेटा प्रोसेस कैसे होगा। ठीक है, इसके साथ ही डिलीवर कैसे होगा, डिलीवर के साथ ही हमें ये भी चीजें बताता है कि जो कंपोनेंट्स है इसके, जैसे कि कंपोनेंट्स फ्रंट एंड, ठीक है, इसके अलावा बैक एंड, और बैक एंड के अलावा डेटाबेस, डेटाबेस के अलावा एपीआई, ये सारे जितने भी चीजें हैं इसके अंदर, जैसे फ्रंट एंड हो गया आपका, बैक एंड हो गया, डेटाबेस हो गया, एपीआई हो गया, तो चार चीजें बेसिकली यहां पे हैं जो कि आपके यहां पे कैसे आपस में कम्युनिकेट करेगी। ठीक है, ठीक है, वेब आर्किटेक्चर एक स्ट्रक्चर्ड वेब बेस्ड सिस्टम है जो हमें ये चीजें सिखाता है, ये चीजें बताता है कि आपका क्लाइंट जो है, क्लाइंट एक तरीके से कह सकते हैं आप यूजर, जैसे आपका जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट आप किसी ना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू भेजते हैं। जैसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंदर आपका हो गया वेब ब्राउजर। ठीक है, ये रिक्वेस्ट आप सर्वर के पास भेजते हैं। ठीक है, और सर्वर को आप क्या करते हैं, रिक्वेस्ट, ठीक है, और सर्वर को जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है वो रिक्वेस्ट आपको एज इट इज ऐसे की ऐसी एज ए रेस्पॉन्स में आपको मिलती है। ठीक है, इसके साथ ही इसका जो बेसिकली जिन पॉइंट्स पर फोकस करा जाता है वो आपकी एक तो परफॉर्मेंस इसकी अच्छी होनी चाहिए, स्केलेबिलिटी, एक अच्छे स्केल पर इसको प्रिपेयर करा जा सके, बनाया जा सके, अच्छे स्केल पर इस पर काम करा जा सके। सिक्योरिटी का थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्न रहता है कि सिक्योरिटी के बारे में भी यहाँ पे देखा जाता है। इसके साथ ही इसकी मेंटेनेंस, मेंटेनेबिलिटी और इसकी रिलायबिलिटी किस तरीके की है, ये सारे पॉइंट्स पर यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, वेब आर्किटेक्चर बेसिकली हमें यही चीज दिखाता है कि एक स्ट्रक्चर्ड डिजाइन है जो कि वेब बेस्ड सिस्टम है। इसके अंदर देखो, क्लाइंट जो होता है, बेसिकली क्लाइंट जो कि पार्ट होता है फ्रंट एंड का, क्लाइंट होता है पार्ट ऑफ फ्रंट एंड। ठीक है, ये जो बेसिकली क्लाइंट होता है, यहां पे क्लाइंट जितनी भी हमारी रिक्वेस्ट है, क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करता है वो किसी ना किसी एप्लीकेशन या फिर ब्राउजर की हेल्प से करता है। ब्राउजर के अंदर आपका वेब ब्राउजर हो गया, वेब जो ब्राउजर होता है, वेब ब्राउजर के अंदर आपका गूगल क्रोम हो गया। ठीक है, इसके अलावा और कोई ब्राउजर जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, सफारी हो गया, है ना, और भी काफी तरीके के ब्राउजर्स होते हैं। इसके बाद में मोबाइल एप्लीकेशन हो गई आपकी, मोबाइल एप्लीकेशन के बाद में आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गई। ठीक है, तो ये सारे इसके बेसिक एग्जांपल्स है। वेब ब्राउजर के अंदर क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया। ठीक है, सफारी के अलावा आप इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया। ठीक है, और भी काफी सारे ब्राउजर्स है जो यहाँ पे आप यूज में लेते हैं। क्लाइंट को बेसिकली रिक्वेस्ट करने के लिए, सर्वर पे रिक्वेस्ट करने के लिए, क्लाइंट जो एक ऐसा पार्ट है जो यूजर फेसिंग पार्ट है, मतलब जो चीजें यूजर को दिखती है वो साइड आपका क्लाइंट साइड होता है, जिस साइड से यूजर रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, वो साइड आपका यहाँ पे क्लाइंट साइड होता है। ठीक है, क्लाइंट साइड हो गया। क्लाइंट साइड के अंदर ये बेसिकली इसके एग्जांपल्स है
जो ये यूज करता है। ठीक है, वेब ब्राउजर में कई तरीके के ब्राउजर्स हो सकते हैं, जैसे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, यूसी हो गया। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन हो गई कई तरीके की, जो भी एक तरीके के ब्राउजर्स होते हैं एज ए ब्राउजर की तरह ही वो काम करते हैं। इसके अलावा डेस्कटॉप वेब एप्लीकेशंस हो गई। इसमें जो बेसिकली टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम एक तो HTML, जिसको आप बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये एक तरीके की मार्कअप लैंग्वेज होती है। CSS बेसिकली काम होता है इसका डिजाइनिंग का। ठीक है, जो पेज आपने बनाया उसको डिजाइन देना, डिजाइन एक अट्रैक्टिव पेज बनाना। इसके साथ ही आपका जावा जो स्क्रिप्ट होती है वो बेसिकली काम होता है इसका स्क्रिप्टिंग का, एक तरीके से लॉजिक वहां पे बिल्ड करने का इसका काम होता है। इंटरेक्टिविटी के लिए बेसिकली काम आता है। अगर स्टैटिक आपकी वेबसाइट है तो वहां पे आप इसको यूज नहीं कर रहे, बट अगर आपने डायनेमिक वेबसाइट बनानी है देन आप जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे यूज में ले रहे हैं। इसके साथ ही फ्रेमवर्क आपका React.js और एंगुलर यूज में लेते हैं। इसके साथ ही इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेसिकली क्लाइंट साइड। ठीक है, क्लाइंट साइड के अंदर देखो बेसिकली एक तो यूजर इंटरफेस कैसा होना चाहिए, इसका यूजर उसको यूज करा देन व्हाट विल बी द एक्सपीरियंस, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। ठीक है, उसके अलावा रिक्वेस्ट जो सर्वर को भेजी जा रही है वो रिक्वेस्ट एज ए रेस्पॉन्स अपने को वापस किस तरीके से रिसीव हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके कोर कंपोनेंट्स के अंदर आती है क्लाइंट साइड के अंदर। क्लाइंट साइड के बाद में आपका वेब सर्वर होता है जो कि बैकएंड एक तरीके से सर्वर साइड होती है। बेसिकली जो वेब सर्वर होता है वो आपका हैंडल करता है इनकमिंग HTTP रिक्वेस्ट। HTTP यहां पे एक तरीके का प्रोटोकॉल है। ठीक है, जो कि आपके रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। ठीक है, और उसके साथ ही रेस्पॉन्सेस वो सेंड करता है। HTTP में दो तरीके से यूज में लिया जाता है, एक तो HTTP और सेकंड होता है आपका प्रोटोकॉल HTTPS। ठीक है, ये सिक्योर नहीं होता है, जबकि HTTPS आपका यहाँ पे सिक्योर होता है। इसकी जो पॉपुलर वेब सर्विसेज है उसके अंदर अपाचे जो कि लोकल होस्ट है एज ए सर्वर काम करता है। ठीक है, एनजिक्स। ठीक है, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट IIS, ये तीन यहाँ पे पोर्टल से बेसिकली तीन यहाँ पर सर्वर से जो कि एज ए वेब सर्वर यहाँ पे हम इसके अंदर सर्विसेज के अंदर काम में इसको लेते हैं। देखो फंक्शंस क्या होता है, बेसिकली रिक्वेस्ट को ये हैंडल करता है। ठीक है, इसके साथ ही स्टैटिक कंटेंट डिलीवरी के अंदर आपका HTML का पेज हो गया। इसके अलावा HTML पेज पर जो इमेजेस वहां पे हमारे पास पड़ी है वो सारी हम यूज में लेते हैं। इसके साथ ही इसके अंदर आ जाता है अपना लोड बैलेंसिंग। अगर मल्टी यूजर्स उसको यूज में ले रहे हैं तो आपका जो वेबसाइट है वो कहीं ना कहीं स्लो ना पड़े। ठीक है, इसके लिए लोड बैलेंसर वहां पे यूज करते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी के अंदर SSL सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम वहां पे यूज में लेते हैं। तो ये सारे बेसिकली जो सर्वर्स है वो हम इस वेब एप्लीकेशन को या वेबसाइट को बनाने के अंदर यूज में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एप्लीकेशन सर्वर जो कि बैकएंड होता है। एप्लीकेशन सर्वर जो है वो बेसिकली बिजनेस जो लॉजिक्स है उनको डेवलप करने का काम करता है। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज हम यूज करते हैं, Node.js हम यूज करते हैं, जावा के अंदर स्प्रिंग बूट हम यूज करते हैं यहाँ पे। उसके अलावा पाइथन में जेंगो और इसके साथ ही फ्लास्क, जेंगो और फ्लास्क हम यहाँ पे यूज करते हैं। इसके अलावा PHP के अंदर लार्वेल हम यूज करते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटीज देखिए, प्रोसेसिंग जो यूजर रिक्वेस्ट है उसको ये हैंडल करने का काम करता है। एग्जीक्यूट एप्लीकेशन जो लॉजिक है उसको एग्जीक्यूट करता है। इसके साथ ही कम्युनिकेशन डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने का काम करता है। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन एक तरीके से ये काम हो गया सारा सिक्योरिटी का। उसके बाद में अपना आता है डेटाबेस सर्वर। बेसिकली डेटाबेस जो सर्वर है उसका काम क्या होता है, पहला काम तो हो गया स्टोर करने का। सेकंड काम है इसका मैनेज एप्लीकेशन, जो भी उस पर बेस्ड एप्लीकेशन है उसके डेटा को ये मैनेज करने का काम करेगा। ठीक है, पहला काम तो क्या हो गया स्टोर करने का, दूसरा काम क्या हो गया मैनेज एप्लीकेशन डेटा को। ठीक है, एप्लीकेशन के डेटा को मैनेज करेगा। इसके अलावा टाइप्स ऑफ डेटा के अंदर आपका रिलेशनल हो गया, दूसरा आपका NoSQL जहां पे SQL आप यूजिंग कमांड्स वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, रिलेशनल में आपका MySQL आ गया, PostgreSQL आ गया, Oracle आ गया। NoSQL में MongoDB आप बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज करते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटीज में देखिए इसमें जो डेटा है वो स्टोर होता है।
ठीक है, और स्टोर्ड जो डेटा है उसको मैनेज करा जाता है। इसके अलावा क्वेरी प्रोसेसिंग यहाँ पे क्यूपी होता है। ठीक है, डेटा इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी से रिलेटेड भी यहाँ पे काम होता है। उसके बाद में देखिए बेसिकली जो एपीआई आपके यहाँ पे होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, ये बेसिकली डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको कम्युनिकेट करवाने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? ये काम करता है बेसिकली कम्युनिकेट करवाने का। इसमें टाइप्स जो बेसिकली एपीआई होते हैं वो होते हैं रेस्ट एपीआईज, ग्राफ एपीआई, सॉप एपीआई। ठीक है, ये तीन बेसिकली एपीआई में यहां पे यूज करता हूं। ठीक है, रेस्ट एपीआई, ग्राफ एपीआई, सॉप एपीआई। इसका रोल होता है बेसिकली डेटा को एक्सचेंज करना, सर्विस इंटीग्रेशन और माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेशन का बेसिकली काम होता है। उसके बाद में देखो इसके तीन बेसिकली आर्किटेक्चर होते हैं, 1 टियर आर्किटेक्चर, 2 टियर और 3 टायर, और उसके बाद में 4th होता है अपना एन टायर। 1 टियर में बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जितना भी बेसिकली काम होता है, जस्ट लाइक ऐसे ये आपका सिस्टम है, जितना भी काम हो रहा है वो किससे हो रहा है? सिस्टम से। अब चाहे उस काम के अंदर आप बेसिकली अपना फ्रंट एंड की बात करें, फ्रंट एंड हो गया आपका, चाहे आप सर्वर ले लो या आप डेटाबेस ले लो, वहां पे एक सिंगल मशीन से ये सारा काम हो रहा है, तो इसको बोलते हैं 1 टियर आर्किटेक्चर। क्लाइंट साइड, सर्वर साइड, डेटाबेस, ये तीनों सेम किसी एक ही सिस्टम से सारा काम होगा। फीचर्स में ऑल जो कंपोनेंट्स है इसके वो बेसिकली एक सिंगल मशीन के अंदर रन होंगे। इसमें सेपरेशन नहीं होता है किसी भी तरीके का, नो कंसर्न ऑफ सेपरेशन। बेसिकली एडवांटेज क्या होता है? बहुत सिंपल होता है, क्योंकि मल्टीपल मशीनों में आपको किसी भी तरीके का सेटअप नहीं करना पड़ता है। इसकी कॉस्टिंग बहुत लो होती है क्योंकि एक ही सिस्टम पे सारा काम आपका वहां पे हो रहा है। डिसएडवांटेज पुअर स्केलेबिलिटी, ज्यादा बड़े स्केल पर इसको आप नहीं कर सकते, और सिक्योरिटी का भी कहीं ना कहीं आपके सामने कंसर्न यहाँ पे रहता है। इसके अंदर जो एग्जांपल्स है इसकी, एक तो बेसिकली आप सिंपल स्टैटिक वेबसाइट्स आप बना सकते हैं, जैसे आपने न्यूज़पेपर से रिलेटेड बनाई, लाइब्रेरी से रिलेटेड बनाई, क्या कोई बुक स्टोर से रिलेटेड बनाई, तो इस तरीके की जो सिंपल बिल्कुल इजीएस्ट वेबसाइट्स है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। लोकल डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी इसकी हेल्प से आप बना सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ सिंपल काम जो है वो आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। उसके बाद आता है अपना 2 टियर आर्किटेक्चर। इसके अंदर देखो बेसिकली सिंगल सिस्टम, एक सिंगल मशीन पर ये डिपेंडेंट नहीं होता है, कहीं ना कहीं 2 मशीन यहाँ पे इंक्लूड रहती है। एक तो आपका क्लाइंट साइड, ठीक है, और दूसरा सर्वर। ठीक है, इसके अंदर क्या है, आपका क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों अलग अलग मशीन से क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, और सर्वर से आपको जो रेस्पॉन्स है वो मिलता है, और सर्वर पर ये आपका क्या है, डेटा पड़ा है, तो वो डेटा सर्वर इसको क्या करता है, क्लाइंट को प्रोवाइड करवा देता है, और इसकी हेल्प से क्लाइंट को डेटा देखने को मिलता है। तो क्लाइंट और सर्वर यहाँ पे 2 टियर आर्किटेक्चर है। बेसिकली क्लाइंट सर्वर दो यहाँ पे यूज होते हैं। फीचर्स देखो, क्लाइंट कम्युनिकेट करता है डायरेक्टली सर्वर से, ठीक है, सर्वर हैंडल करता है लॉजिक और डेटा को। इसकी एडवांटेज है बेटर देन सिंगल टियर और इजियर मेंटेनेंस। ठीक है, डिसएडवांटेज है इसकी लिमिटेड स्केलेबिलिटी, और इसके साथ ही सर्वर ओवरलोड का यहाँ पे रिस्क रहता है। ठीक है, एग्जांपल में देखो स्मॉल बिजनेस वेब एप्लीकेशंस यहाँ पे इसकी हेल्प से बनाई जा सकती है। उसके बाद में 3 टियर एप्लीकेशन में देखो बेसिकली ये आपका यहाँ पे हो गया क्लाइंट, ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पे सर्वर, और ये सर्वर के बाद यहां पे हो गया आपका डेटाबेस। ठीक है, क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, सर्वर यहां से डेटा पिकअप करता है, डेटा पिकअप करके इस डेटा को एज ए रिक्वेस्ट वापस क्लाइंट के पास फॉरवर्ड करता है। मतलब यहां पे क्लाइंट जो मशीन है वो एक ब्राउजर से रिक्वेस्ट कर रहा है, और ये रिक्वेस्ट सर्वर के पास जा रही है, और सर्वर जो है इस रिक्वेस्ट को किसको भेज रहा है, डेटाबेस, जहां पर डेटाबेस इसका रखा है। डेटाबेस किसी अलग जगह पे रखा है, सर्वर के साथ डेटाबेस यहाँ पे नहीं है, तो डेटाबेस के पास से डेटा ये उठाता है और डेटा को उठा के सर्वर पे ले जाता है, सर्वर से एक क्लाइंट के पास भेजता है। तो एक तरीके का 3 टायर
आर्किटेक्चर है। बेसिकली इसमें लेयर्स जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर, जिसमें आप कह सकते हैं ब्राउजर, ठीक है। इसके अलावा एप्लीकेशन लेयर जो कि बिजनेस लॉजिक्स बिल्ड करने का काम करता है। इसके बाद में लास्ट अपना डेटा लेयर, जो क्या होता है, डेटाबेस। एडवांटेज में क्या होगा, हाई स्केलेबिलिटी, बेटर सिक्योरिटी, इजी मेंटेनेंस। डिसएडवांटेज में क्या होगा, मोर कॉम्प्लेक्स। एग्जांपल में इसके अंदर ई कॉमर्स वेबसाइट्स और बैंकिंग एप्लीकेशंस, जिसमें डेटा की कहीं ना कहीं सिक्योरिटी जो है वो ज्यादा हमें सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके के 3 टायर जो आर्किटेक्चर है हमारा, उसको हम यूज करके हमारी एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स यहाँ पे बनाते हैं, क्योंकि ये ज्यादा सिक्योर होती है। उसके बाद में एंड टायर, इसमें मल्टीपल आपका मल्टी टायर हम यूज करते हैं, जिसके अंदर आपका क्लाइंट होता है और ये आपका सर्वर होता है। सर्वर के बीच में हम यहाँ पे यूज करते हैं लोड बैलेंसर। मल्टीपल अगर क्लाइंट्स हमारे ज्यादा है, ठीक है, और क्लाइंट्सों से हमें मल्टीपल टाइम सर्वर को रिक्वेस्ट जा रही है, आ रही है, सर्वर पर लोड ना पड़े, इसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे लोड बैलेंसर, जो कि हमारे लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और किसी तरीके का जो साइट होती है हमारी, वो इसकी हेल्प से स्लो नहीं पड़ती है। फीचर्स देखिए, मल्टीपल लेयर्स होती है यहाँ पे और डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि लोड बैलेंसर की हेल्प से लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, एक किसी पर्टिकुलर सर्वर पर या वेबसाइट पर लोड नहीं पड़ता है। एडवांटेज में देखिए, वेरी हाई, इसकी स्केलेबिलिटी जो होती है वो वेरी हाई होती है, बहुत हाई होती है, जिसके अंदर आप बहुत बड़े स्केल पर इसको बना सकते हैं। इसमें फॉल्ट टॉलरेंस होता है, इसके साथ ही एंटरप्राइज लेवल की इसकी परफॉर्मेंस होती है, यानी बिजनेस पर्पस के लिए भी आप इसको यूज में ले सकते हैं। एग्जांपल जैसे कि आपका अमेजोन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, नेटफ्लिक्स के अलावा हॉटस्टार हो गया। हॉटस्टार भी जो बेसिकली आपका आर्किटेक्चर है हॉटस्टार का, वो एंड टायर आर्किटेक्चर है। हॉटस्टार का कैसा आर्किटेक्चर है, एंड टायर, जहां पर लोड बैलेंसर यूज में करे जाते हैं क्लाइंट और एप्लीकेशन सर्वर के बीच में। ये लोड बैलेंसर बेसिकल मल्टीपल अगर यूजर्स वहां पे यूज कर रहे हैं, देन वो उस लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और वो लोड जो है वो पर्टिकुलर एक किसी उस पे नहीं आता है। मल्टीपल सर्वर्स वो लोकल होस्ट जो होते हैं वो क्रिएट कर देता है, जिसकी हेल्प से किसी एक पर लोड नहीं आता और लोड इजीली वहां पे डिस्ट्रीब्यूट आपका हो जाता है।